डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष का मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत हम इकाई 1 से 6 पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इकाई 7 की, जिसका नाम है अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण। इस इकाई के अंतर्गत हम जो बात पढ़ने वाले हैं उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले इस इकाई को हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड की रूपरेखा इस प्रकार से है: उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा, इसके अंतर्गत कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, परिवेश, देश काल और वातावरण, रंगमंचता और उद्देश्य। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है और तीसरे भाग में हम उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, अंधेर नगरी शीर्षक की सार्थकता, अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण और भारतेंदु जी की भाषा तथा भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण देन हिंदी साहित्य को भारतेंदु जी ने क्या दिया है, इसकी बात भी हम करेंगे। और अंत में आएगा सार बिंदु। इस इकाई की उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पिछली इकाई में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नाटक अंधेर नगरी के मूल पाठ एवं व्याख्या से परिचित आप हो गए थे। इस इकाई में आप अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा के बारे में जान सकेंगे, अंधेर नगरी नाटक के भाषिक स्वरूप का विश्लेषण कर पाएंगे, भारतेंदु के समय की साहित्यिक भाषा के रूप को समझ पाएंगे। अब आप देखिए, इकाई 6 में आप क्या पढ़े थे? तो मूल पाठ एवं व्याख्या, अंधेर नगरी जो है नाटक, उसका मूल पाठ और उसकी व्याख्या आप इकाई 6 में पढ़ चुके हैं। इस इकाई में, इकाई 7 में आपको तात्विक समीक्षा करनी है। अब तात्विक समीक्षा यानी क्या? किसी भी कृति की अगर तात्विक समीक्षा की अगर हम बात करें तो जैसे उपन्यास हो गया, कहानी, नाटक, एकांकी आदि कृति की तात्विक समीक्षा यानी कि उस कृति के आपको कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, शैली, भाषा शैली कौन सी है, वातावरण क्या दिखाया गया है, ये सारी बात जब आप करते हो, केवल और केवल कथावस्तु नहीं, पाठ की जब आप व्याख्या करते हो तब आप उसके कथावस्तु आप अंदर की क्या है आपको वो जानना होता है। जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि अंधेर नगरी का जो पाठ था उसके 6 दृश्य थे, 6 के 6 दृश्य आप हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, विस्तार से हमने उसकी पढ़ाई कर ली थी। लेकिन उसकी तात्विक समीक्षा यानी उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं, उसमें किस परिवेश का उसमें वर्णन किया गया है, वो सारी बातें आएंगी तात्विक समीक्षा में। तो यही अंतर है मूल पाठ में और किसी भी पाठ की तात्विक समीक्षा में। तो इस इकाई में, इकाई 7 में हम उसका तात्विक समीक्षा करने वाले हैं भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक की। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो अंधेर नगरी हिंदी नाटक साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। हिंदी नाट्य साहित्य 1850 के बाद के काल को आधुनिक काल कहा गया है। अब आधुनिक काल को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? गद्य काल। और गद्य काल जो है वो हिंदी साहित्य के बाकी सभी काल से किस प्रकार से अलग हो जाता है? तो गद्य काल में पद्य की अपेक्षा गद्य अधिक लिखा गया। आदिकाल, मध्यकाल यानी कि रीतिक काल और भक्ति काल, उसमें आपको पद्य अधिक देखने को मिलेगा। आधुनिक काल में आपको गद्य अधिक देखने को मिलता है। इसी कारण इस काल का नाम गद्य काल रखा गया है। और इसके प्रमुख अगर साहित्यकार किसी को माना जाए तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उन्हीं के नाम पर पूरा युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग, 1850 से लेकर 1900 तक। तो भारतेंदु जो थे उन्हें गद्य साहित्य में बहुत सी विधाओं के ऊपर अपनी कलम चलाई थी। उसमें से प्रमुख विधा थी नाटक विधा। तो नाटक विधा जो है उसमें भारतेंदु ने जो अपना योगदान दिया है, उसमें अंधेर नगरी नाटक हिंदी साहित्य की एक अमूल्य रत्न उसको माना जाता है। यह एक व्यंग्य प्रधान नाटक है जो भ्रष्ट प्रशासन और अंधी न्याय पर तीखा कटाक्ष करता है। हमने बात आगे के लेक्चर में भी की हुई है कि अंधेर नगरी नाटक जो है वह व्यंग्य प्रधान है। हास्य व्यंग्य का इसमें पुट देखने को मिलता है। जैसे ही नाटक शुरू होता है वहां से लेकर 6 के 6 दृश्य में आपको व्यंग्य देखने को मिल जाएगा। तत्कालीन समाज का रूप
कैसा था, किस प्रकार अंग्रेज भारतीय प्रजा का शोषण करते थे, किस प्रकार न्याय व्यवस्था थी। और न्याय व्यवस्था इतनी गंदी थी, मतलब अंधेर नगरी उसको नाम दिया गया है। नाम के ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि उस समय का शासन कैसा रहा होगा। फिर आगे है, नाटक में समाज, राजनीति और नैतिकता पर गहन दृष्टिपात करता है। यह जो नाटक है वो समाज, राजनीति और नैतिकता पर गहरा दृष्टिपात करता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे या कोई भी लेखक कहे, कोई भी लेखक जब कोई भी साहित्य लिखता है तो उस साहित्य में उस समय का जो समाज था उसका प्रतिबिंब आपको दिख ही जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय के समाज का दृश्य हमारे सामने अंधेर नगरी नाटक के द्वारा रखा है। अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो नाटक की विषय वस्तु समाज में फैले अन्याय, मूर्खता और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अब उस समय के समाज में अन्यायपूर्वक कैसे फैसला सुनाया जाता था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, कैसे मूर्ख लोग शासन कर रहे थे, भ्रष्टाचार किस तरह से समाज में फैला हुआ था, इन सारे बिंदुओं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बात की है। इसके माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज और शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। हमने बात की कि यह पूरी रचना व्यंग्यात्मक है। तो ये सारी बातों के द्वारा लेखक ने उस समय के समाज और शासक की व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया है। कथावस्तु की अगर हम बात करें तो दो शिष्य गुरु से अनुमति लेकर नगर में जाते हैं। हम इसके कथावस्तु विस्तार से आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दो शिष्य हैं, वो अपने गुरु से आज्ञा लेके भिक्षा मांगने के लिए किसी नगर में जाते हैं। अंधेर नगरी में सब एक ही दाम पर मिलता है। अब एक शिष्य जो है वो जाता है अंधेर नगरी, वहां पर सारी वस्तुएं एक ही दाम में बिकती हैं, सारी चीज़ों का दाम एक ही है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब मतलब जो भाजी है उसका भी भाव सेम है और जो खाजा है उसका मूल्य भी समान है। तो आपको अगर खाजा यानी कि मिठाई चाहिए तो मिठाई भी आपको उसी दाम में मिलेगी जिस दाम में सब्जी मिल रही है। किसी भी वस्तु का मूल्य अधिक या कम नहीं है, सारे के सारे वस्तुओं का मूल्य एक समान है। एक शिष्य वहीं रुकता है, दूसरा लौट जाता है। अब दोनों शिष्य वापस आते हैं, गुरु को कहते हैं कि यह तो ऐसा नगर है जहाँ पर सारी वस्तुओं के दाम एक समान है। गुरु उनको कहते हैं कि ऐसे नगर में हमें कभी भी रहना नहीं चाहिए, तुरंत ही हम इस नगर से निकल जाएंगे। जहाँ पर आपका जो गुण है, आपके गुण का मूल्य ना हो, ऐसे नगर में रहना नहीं चाहिए। अगर आप में अधिक अच्छे गुण हैं तो आप उसका मूल्य होना चाहिए, लेकिन यह तो ऐसा नगर है जिसमें किसी का मूल्य है ही नहीं, सबके दाम एक समान है। तो गुरु अपने दोनों शिष्यों को कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक शिष्य मान जाता है, नारायण दास जो है वो अपने गुरु की बात मान जाता है। गोवर्धन दास जो है वो अपने गुरु की बात नहीं मानता है, लालचवश वो कहता है कि मैं इसी नगर में रह जाऊंगा, और वो वहीं ठहर जाता है। अंत में जब राजा मूर्खतापूर्ण न्याय करता है जिससे खुद की ही फांसी हो जाती है। अब जो गोवर्धन दास है वो फंस जाता है, मोटा हो जाने के कारण हमने देखा था कि फांसी के फंदे पर उसको लटकाने का तय किया जाता है। और फिर वो अपने गुरु को याद करता है, गुरु वहाँ पर आते हैं, उसको किस प्रकार से बचाते हैं वो हमने देखा है कि गुरु कहते हैं कि इस समय जो मरेगा वो वैकुंठ जाएगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु और शिष्य दोनों लड़ते हैं कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा। राजा कहता है कि इस समय अगर मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो आपसे अच्छा है कि मैं ही मर जाऊँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, पहला हक मेरा होता है इसमें। तो राजा स्वयं ही फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, और इस प्रकार शिष्य को बचाने के लिए गुरु वापस वहां पर आते हैं। तो व्यंग्यात्मक शैली में पूरा नाटक ये लिखा गया है। पात्र की अगर हम बात करें तो गुरु जो है वो ज्ञानी है, दूरदर्शी है, नीति में विश्वास रखने वाले हैं। गुरु ने पहले ही कह दिया था कि ऐसे नगर में हमें रहना नहीं चाहिए जिस नगर में किसी भी चीज के, किसी भी गुण का कोई मूल्य ना हो, सब एक समान हो। तो उनकी दूरदर्शिता थी, दूरदर्शी व्यक्तित्व उनका था कि वो सचेत कर रहे थे कि आपको यहाँ पर नहीं रहना है। उसके बाद चेला है, तो दो चेले में से एक चेला जो है वो आज्ञाकारी है, दूसरा जो है वो लालची है। लालची चेला कहता है कि नहीं, मैं इसी नगर में रहूंगा क्योंकि यहाँ तो सब सरलता से मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्यों ना रहें, जिद करता है। गुरु कहते हैं कोई नहीं, तू यहाँ पर रुक जा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो एक चेला जो है वो लालची है, दूसरा जो है वो आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी चेला गुरु के साथ वहाँ से चला जाता है, जो लालची है वो वहीं ठहर जाता है। फिर मुख्य पात्र में आता है राजा। राजा जो है वो मूर्ख और न्याय व्यवस्था से अनभिज्ञ है। राजा को यहाँ पर मूर्ख दिखाया गया है कि वो जो न्याय करता है वो न्याय जिसको जरूरत है उसको न्याय दे ही नहीं पाता है, और फिजूल में, मतलब जिसका कोई दोष ही नहीं, उसको उठा के फांसी की सजा वो दे देता है।
और अंत में आते हैं बहुत से छोटे छोटे पात्र हैं, जिसमें दीवान, सेठ, कसाई, नाई आदि अनेक पात्र इसमें आपको, कोतवाल आदि देखने को मिल जाएंगे, मंत्री भी आते हैं। तो ये सारे जो पात्र हैं उसके द्वारा किसी प्रकार से घटना आगे की ओर बढ़ती है। तो मुख्य पात्र की अगर हम बात करें तो मुख्य पात्र में गुरु, उनके 2 चेले, राजा आदि आते हैं। और उसमें भी प्रमुख पात्र अगर आप कहें तो गोवर्धन दास जो लालची व्यक्ति था। संवाद की अगर हम बात करें तो संवाद में, नाटक में संवाद व्यंग्यपूर्ण और सरल और प्रभावशाली है। किसी भी नाटक में अगर उसके संवाद सही हैं तो उसका जब मंचन होगा तो मंच के ऊपर जब वो प्रस्तुत होते हैं तो संवाद अगर छोटे हुए हो तो उसका संप्रेषण पूर्ण रूप से हो पाएगा। किसी भी साहित्यिक विधा को हम सफल तभी कह सकते हैं जब उसका पूर्ण रूप से संप्रेषण हो। लेखक जो बात कहना चाह रहा है, सामने वाला पाठक वर्ग या श्रोता उसको समझ सके, वही उसकी सफलता है। तो भारतेंदु का ये नाटक जो है अंधेर नगरी, वह इस बाबत में पूर्णतः सफल उसको गिना जाएगा। फिर हर पात्र की भाषा उसके चरित्र के अनुरूप है। इसमें जितने भी पात्र आते हैं, राजा है, मंत्री है, गुरु है, शिष्य है, सारे के सारे पात्र की भाषा उसके चरित्र के अनुरूप ही लेखक ने रखी है। टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, यह संवाद पूरे नाटक का केंद्रीय व्यंग्य बन जाता है, क्योंकि ऐसा नगर है जहां पर सारी वस्तुओं के दाम एक समान है। तो ये जो पंक्ति थी, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, यह पूरे नाटक का केंद्रीय बिंदु बन जाता है और उसी के माध्यम से घटना आगे बढ़ती रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने इस इकाई को 3 खंडों में विभाजित किया था। उसमें से प्रथम खंड की बात हमने यहाँ पर पूर्ण की। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप